हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर केमिस्ट्री। आज हम आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके। पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में और उसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखे थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फिर ये लेक्चर कंप्लीट होगा। आइए देखते हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। जैसे देखिए क्या था, 2A प्लस, यहाँ लिख देते हैं केमिकल काइनेटिक्स, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। 2A प्लस 3B गिव्स 4C। इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते थे? तो रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज कैसे लिखते थे? -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इक्वल टू -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इधर प्रोडक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव साइन। ये देखिए रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जिसका क्या होता है वो ऑलरेडी डिक्रीज करता है और हम यहाँ पे माइनस साइन लगा के क्या करते हैं? रेट को पॉजिटिव करते हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें 2 टर्म और पढ़ना है, ठीक है। एक है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और एक है रेट ऑफ अपीयरेंस। अब देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। तो पहले इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस देखेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका रेट ऑफ अपीयरेंस देखेंगे और रेट ऑफ डिसअपियरेंस देखेंगे। तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है? डिसअपियरेंस क्या होता है? किसी भी चीज़ का टूटना। और अपीयरेंस क्या होता है? किसी भी चीज़ का बनना। तो ये रिएक्शन में देखिए टूट क्या रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये टूटता है और ये क्या होता है? फॉर्म होता है। तो रिएक्शंस का रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रिएक्शंस का प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। जैसे फाइंड द रेट ऑफ दिख रहा है आप लोगों को? फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। तो इसका क्या लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A? तो ये हो जाएगा माइनस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस में इसको क्या बोलते हैं? स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी भी नहीं लेते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस में स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में क्या लिखते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। अब जैसे कोई पूछ दिया फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ V, तो क्या होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, इसमें स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखना है। तो नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी never use stoichiometric coefficient
while writing, एक सेकेंड, while writing rate of appearance और rate of disappearance, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिखेंगे, जो रिएक्टेंट का टर्म होगा वो होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और जो प्रोडक्ट का टर्म होता है वो होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। समझ गए? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दो, चलिए आप लोग तो लिख ही लिए होंगे। इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना जो भी कंसेप्ट कुछ बचा होगा क्वेश्चन करने के बाद वो कंसेप्ट और भी क्लियर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? जैसे रिएक्शन दिया हुआ है 4NH3 + 5O2 gives 4NO2 + 6H2O, ठीक है। इसका बोला है राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, राइट एवरेज रिएक्शन। पहला लिखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। फिर दूसरा दिया है राइट अपीयरेंस ऑफ NO2, राइट अपीयरेंस ऑफ NO2। तीसरा दिया हुआ है आपका राइट डिसअपीयरेंस ऑफ O2। क्या दिया है? राइट डिसअपीयरेंस ऑफ A2। चलिए एक बार खुद से ट्राई कीजिए, जब तक खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा। एक बार अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है। ट्राई किए आप लोग? तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले हम लोग इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? ROR एवरेज क्या हो जाएगा? ये रिएक्टेंट का टर्म है तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? -1/4 ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये क्या है? ये भी रिएक्टेंट का टर्म है, ये भी डिक्रीज करेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में? ऐसे। फिर चले कहाँ? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट को क्या करते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं, जैसे 1/4 ठीक है। ऐसे जो भी बच्चे लिखे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। एक बार मिला लीजिए जो आप लोग बनाए हैं, उसके बाद आंसर नंबर 2 करते हैं। उसमें क्या दिया? राइट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। NO2 कहाँ है? यहाँ पे। ये प्रोडक्ट है, ये बनता है, ये अपीयर होता है, तो इसका क्या बोला है? NO2 का राइट अपीयरेंस ऑफ NO2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 क्या हो जाएगा? इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप तो गलत बोल दिए, ठीक है। तो इसका अपीयरेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। अब दिया राइट डिसअपीयरेंस ऑफ O2। ये रिएक्टेंट का टर्म है, वो क्या होगा? डिसअपीयर होगा। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, हंसीएगा नहीं। रिएक्टेंट का क्या होता है? डिसअपीयरेंस।
ठीक है, और प्रोडक्ट का क्या होता है, अपीयरेंस। ओके, अब हमको लिखना है राइट डिसअपीयरेंस ऑफ O2। तो लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट टर्म है ऐसे लिख सकते हैं। अगर यदि माइनस प्लस से बचना चाहते हैं तो इसको क्या, हम लोग तो जानते ही हैं रिएक्टेंट टर्म जो होता है वो टाइम के साथ क्या करता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता है। तो इसमें प्लस माइनस लेने का कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यदि प्लस माइनस से बचना चाहते हैं तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। मोड लगाने से कोई भी चीज़ क्या होता है, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ऐसे मोड लगा देंगे तो माइनस लिखने का जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी लिखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा सवाल लगाइएगा, उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए सोचना नहीं है, सवाल पे सवाल लगाइए और अच्छा से अच्छा सवाल करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, IIT JEE नीट का पूछे हुए सवाल को भी लगाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू के क्या बनाएगा, K2SO4 + 2MnSO4। इतना सवाल करवा देंगे ना कि कोई कंसेप्ट बचाएगा ही नहीं। ठीक है, ये Cl2 है, इसका बोला है, इसका गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2SO4। इससे पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं कंसेप्ट बता दूं, थोड़ा सा एक सेकंड, इसको क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या वो जरूरी है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या पढ़े थे, ज़रा बोलिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या पढ़े थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या पढ़े थे, टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम का सेकेंड। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक कंसंट्रेशन के टर्म में हो गया, और दूसरा कभी कभी सवाल पूछता है प्रेशर के टर्म में, तो उसका भी यूनिट देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट होता है ATM। ठीक है, तो ATM प्रेशर टाइम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट, ATM सेकेंड इनवर्स। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो इसका क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और इसका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब ये सवाल करने में अच्छा लगेगा, यूनिट भी समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे
बोलिएगा सर कहाँ से आ गया ये यूनिट, हम लोगों को तो आप बताए ही नहीं, आप अपने मनमर्जी कीजिएगा। चलिए नोट डाउन कर लिए, अब अगला सवाल करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था बताने को इसमें। एकदम पेन और कॉपी ले के बैठिए, जो जो बोलते हैं उसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या था? इस क्वेश्चन में गिवन था आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2SO4, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2SO4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसका दे रखा है 9 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और दूसरा आप क्वेश्चन पूछा है फाइंड, पहला बोला है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ किसका किसका, KMnO4 और डिकम्पोजिशन में कौन है और HCl। ठीक है, दूसरा पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, K2SO4, उसके बाद MnSO4, Cl2 और H2O का। तीसरा बोला है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस को दूसरा नाम है, डिसअपियरेंस का नाम है, इसका दूसरा नाम है आपका डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अपीयरेंस को आप लोग फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो गए। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दिया है डिकम्पोजिशन। अब सर आप तो डिसअपियरेंस पढ़ाए थे, डिकम्पोजिशन कहाँ से आ गया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। डिसअपियरेंस और डिकम्पोजिशन एक ही चीज़ होता है, अपीयरेंस और फॉर्मेशन एक ही चीज़ होता है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए पहले, फिर हम बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ट्राई किए होंगे उम्मीद करते हैं। देखिए ट्राई करने में भागिए मत, जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा ना तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 कहाँ पे है, अपीयरेंस, ये दिस वन। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या लिखते हैं, इसको रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं। तो इसका कितना दिया हुआ है, 9 मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ये इसका लिखते हैं, पहले इसका लिख लेते हैं ROR एवरेज। ठीक है, ठीक है, तो 1/2 KMnO4। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख रहे हैं माइनस, पता है ना, ठीक है याद रखिएगा। इधर प्रोडक्ट का टर्म आ गया 1/1, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे लिखते हैं। इसको लिखते हैं ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H2SO4, यहाँ पे दिस वन, तो इसका यहाँ पे लिख सकते हैं
इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो अपीयरेंस इसको ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, 9 × 1/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, ठीक है। तो ये क्या था, ये था आपका डिसअपीयरेंस। तो इसका वैल्यू दे के रखा था, वही हम लोग क्या किए, पुट कर दिए। अब क्या दिया है, अब दिया है फाइंड करने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 और HCl। डिकम्पोजिशन क्या है, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए पहले, फिर आगे बताते हैं। ऊपर वाला मिटा देते हैं, नहीं क्वेश्चन मिटा देंगे तो फिर कैसे होगा, क्या सर आप भी, ठीक है। चलो इसका करते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 और HCl। इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका कहाँ पे है KMnO4 यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, चलो ऐसे नहीं तुम लोग समझोगे, बोलेंगे सर क्या आप बता रहे हैं, कुछ घुस नहीं रहा है दिमाग में। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ K2SO4, सॉरी अपीयरेंस ऑफ K2SO4, नहीं यहाँ पे दिया हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 रेट इक्वल टू इसका क्या लिखेंगे, 1/2 KMnO4, ठीक है। तो इसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन कितना है हमारा, 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 इक्वल टू क्या आ गया, 6 मोल पर सेकेंड, ठीक है, पर मोल नहीं होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का ये क्या है, यूनिट है। चलिए और क्या दिया, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, चलिए इसका हम लोग KMnO4 डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 निकाल लिए थे। अब निकालना क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ HCl। कहाँ पे है डिकम्पोजिशन ऑफ HCl, डिकम्पोजिशन ऑफ HCl क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इसको ऐसे लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा HCl/dt, डेल्टा ने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ठीक है। तो ये माइनस है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना था, रेट ऑफ रिएक्शन था 3 मोल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अब निकालना है हम लोगों को क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K2SO4, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K2SO4। तो K2SO4 कहाँ पे है, फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K2SO4। उसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिकम्पोजिशन में हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं लेते हैं। अब क्या निकालना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MnSO4। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना है, 1/2 MnSO4। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MnSO4, फॉर्मेशन ये है दिस वन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मोल, आई एम वेरी सॉरी K2SO4 क्या है, दिस वन प्रोडक्ट है,
ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वो क्या करता है, समय के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, अब क्या निकालना है, Cl2 और H2O को। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू Cl2, तो इसका एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट क्या है, Cl2 क्या है, 1 है, 1 बाई क्या होगा इसका 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मोल। ठीक है, इसको 1/1 इंटू 3 करेंगे तो वही ना आएगा। ठीक है, ये सब कॉमन सेंस की बात है। उतना एक एक चीज़ मल्टीप्लाई प्लस जोड़ भाग डिवाइड करते रहेंगे तो पता चलेगा एक लेक्चर इतना समय का बन गया। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या है, H2O का। H2O क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O 1, रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही था ना, क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इसका हम लोग सवाल अब नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर जाके फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में। चलिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।